आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की गहराइयों में जाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब ये किसी मशहूर जासूस या बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ जिसकी जिद ने न्याय की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। वाराणसी की तंग गलियों से लेकर अदालत के कटघरे तक का यह सफर आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस बेहद गंभीर और रहस्यमयी सत्य कथा को डिकोड करते हैं। अप्रैल 2025 का समय। जरा उस रात के अंधेरे की कल्पना कीजिए। वाराणसी का सिगरा इलाका। 58 साल की सुमित्रा देवी अपने दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी हैं। वो इंतजार कर रही हैं अपने बेटे का, एक ऐसा बेटा जो अब कभी लौटकर घर नहीं आने वाला। एक अज्ञात शव और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, बस यही वो दो कड़ियां थीं जहां से एक मां के संघर्ष की और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। तो पहला हिस्सा है लापता बेटा और एक जानलेवा दोस्ती। विक्रम तिवारी, जो अपनी मां का इकलौता सहारा था, लेकिन किससे पता था कि जिन दोस्तों के साथ वो उठता बैठता है, वही करीबी दोस्ती एक दिन इतने बड़े और जानलेवा धोखे में तब्दील हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए, जी हां, बस इतनी सी रकम। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन यही वो शुरुआती पॉइंट था जिसने इस पूरी खौफनाक त्रासदी को जन्म दिया। विक्रम ने कुछ समय पहले अपने दोस्त रमेश को 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन जब विक्रम ने अपने ही पैसे वापस मांगने शुरू किए तो मानो उस दोस्ती में दरार सी पड़ गई। अब जरा सोचिए, क्या एक इंसान की जान की कीमत महज 1.5 लाख रुपए हो सकती है? यही बात इस पूरे मामले को अंदर तक झकझोर देती है। अगर हम इस पूरे वाकये की टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही सीधा और खौफनाक है। मार्च 2025 में बात तब बिगड़ी जब विक्रम ने रमेश को कोर्ट ले जाने की धमकी दे दी। फिर आती है अप्रैल की वो मनहूस शाम। विक्रम ने अपनी मां को फोन किया और बताया कि वो आखिरी बार रमेश से इस बारे में बात करने जा रहा है। लेकिन रात के 11 बजते बजते विक्रम पूरी तरह से लापता हो गया। फोन स्विच ऑफ और अगली ही सुबह वाराणसी के बाहरी इलाके में एक नाले के किनारे एक अज्ञात शव मिलता है। पहचान कैसे हुई? उसकी जेब में पड़े उसी टूटे हुए फोन से। घर से निकलने से ठीक पहले विक्रम ने अपनी मां से एक अजीब सी खौफनाक बात कही थी। उसने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रमेश को जानती हो ना। उस वक्त सुमित्रा जी को लगा कि चलो शायद गुस्से में कह रहा होगा, लेकिन विक्रम के गायब होने के बाद ये चेतावनी किसी डरावनी भविष्यवाणी की तरह गूंजने लगी। यही वो पहला सबसे बड़ा सुराग था जिसने सुमित्रा के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि उनके बेटे की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी। अब आते हैं इस मामले के दूसरे पहलू पर, बंद गली या कहें सबूतों का अभाव। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई अपराध होता है तो हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस फौरन मामले को सुलझा लेगी, लेकिन इस केस में कहानी कुछ और ही थी। आधिकारिक जांच तो मानो जैसे शुरू होते ही रुक सी गई। ये तुलना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ थी पुलिस की जांच, जो बहुत तेजी से शुरू तो हुई, लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई, रमेश से थोड़ी बहुत पूछताछ भी हुई, लेकिन ठोस सबूत न मिलने का ठप्पा लगाकर फाइल बंद कर दी गई। और दूसरी तरफ थी एक 58 साल की मां की अपनी खुद की जांच, जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, पुलिस के लिए तो ये सिर्फ एक और फाइल थी, लेकिन सुमित्रा के लिए ये उनका पूरा संसार था। उन्होंने किसी भी कीमत पर सच का पता लगाने की कसम खा ली। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, एक मां की तहकीकात और कड़ियां जोड़ना। जून 2025 का महीना। एक बूढ़ी और दुखी मां खुद एक जासूस बन जाती है। वो रमेश के मोहल्ले की खाक छानना और अपने स्तर पर सुराग ढूंढना शुरू कर देती है। सुमित्रा ये बात बहुत अच्छे से जानती थीं कि रात के अंधेरे में भी कोई ना कोई आंख जरूर खुली होगी, और उनका ये विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ। उसी मोहल्ले के एक लोकल पान वाले ने सुमित्रा को एक बेहद अहम सुराग दिया। उसने बताया कि उस रात ठीक 10 बजे 2 लड़के रमेश के घर से कुछ भारी सा ले जाते हुए निकले थे। इसका सीधा सा मतलब था, रमेश उस रात अकेला नहीं था, कोई और भी था उसके साथ। और अब सुमित्रा को बहुत अच्छे से अंदाजा था कि वो दूसरा शख्स आखिर कौन हो सकता है। वो दूसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्रम का बचपन का दोस्त था, अनुज। जब सुमित्रा ने जाकर अनुज का सीधा सामना किया तो सच मानो छलक कर बाहर आ गया। अनुज ने कबूल किया कि वो वारदात की जगह पे मौजूद था। उसने अपनी ही आंखों के सामने रमेश और एक और दोस्त को विक्रम पर जानलेवा हमला करते हुए देखा था, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। रमेश का खौफ इतना था कि उसने पुलिस को कोई भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया था। अब आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, छुपा हुआ सबूत और एक खतरनाक आमना सामना।
अब सुमित्रा को पूरा सच पता चल चुका था, लेकिन इकलौता गवाह खौफ के मारे चुप था और बिना गवाह के रमेश को कोई सजा मिल नहीं सकती थी। तो अब रास्ता क्या बचा था? अब सुमित्रा को सीधे उस कातिल की मांद में उतरना था। ध्यान दीजिएगा, ये किसी सस्पेंस फिल्म का सीन नहीं है, ये एक असली मां का बेखौफ साहस है। सुमित्रा सीधे अपने बेटे के कातिल के घर पहुंच जाती हैं, बिल्कुल अकेली। बस उन्होंने एक काम किया, अपनी साड़ी के पल्लू में एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर छुपा लिया। वो अंदर गईं, सीधे रमेश की आंखों में आंखें डालीं और बिना डरे कहा, मेरे विक्रम को तूने मारा है, मुझे पता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही सोची समझी और बेहद खतरनाक चाल थी। और इसी आमने सामने की तीखी बहस में रमेश के मुंह से अनजाने में ही सही, लेकिन एक जुर्म का कबूलनामा निकल गया। उसने अपने ही अहंकार में आकर कह दिया, जो हो गया सो हो गया, अब क्या फायदा। कहते हैं ना, एक अपराधी का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी गलती होता है। साड़ी में छुपे उस छोटे से रिकॉर्डर ने इस पूरी बातचीत को, इस पूरे सच को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी पड़ाव, अंतिम फैसला, अदालत का चरम। जब उस रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच हुई और वो 100% असली साबित हुई, तो रमेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये आर पार की लड़ाई सड़क से उठकर अदालत की चौखट तक पहुंच गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुमित्रा ने उस कातिल को कटघरे तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो डरा हुआ चश्मदीद गवाह यानी अनुज अदालत में खड़ा हो पाएगा? क्या रमेश का वो खौफ अनुज को एक बार फिर सच बोलने से रोक देगा? जरा इमेजिन कीजिए, अदालत के उस कमरे में एकदम सन्नाटा है और सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी हैं। अदालत के उस तनाव भरे माहौल में जब अनुज ने सुमित्रा की तरफ देखा, तो उसे वहां कोई लाचार या बेचारी औरत नजर नहीं आई। उसे वहां एक चट्टान की तरह अडिग एक बेहद मजबूत मां दिखी, और उसी मजबूती ने अनुज के अंदर की सारी कायरता को तोड़कर रख दिया। अनुज सीधा माइक के पास गया और उसने साफ, बिना कांपती आवाज में गवाही दे दी, हाँ, मैंने देखा था, रमेश ने ही विक्रम को मारा है। सच आखिरकार सबके सामने आ ही गया। आजीवन कारावास। अंततः न्याय की ही जीत हुई। रमेश और उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जानते हैं, विक्रम की हत्या के बाद वो पहला दिन था जब अदालत के उस कमरे में सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। और ये आंसू, ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस लंबी, थका देने वाली और खौफनाक लड़ाई के पूरा होने के आंसू थे जो उस मां ने बिल्कुल अकेले लड़ी थी। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई पुलिस या कोई बड़ा सिस्टम नहीं, बल्कि एक मां की जिद साबित हुई। लेकिन ये कहानी सोचने पर भी मजबूर कर देती है, वफादारी और डर के बीच की आखिर वो रेखा क्या है? क्या एक दोस्त को सच्चाई के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पहले ही खड़ा नहीं हो जाना चाहिए था? न्याय का ये लंबा रास्ता इंसान के असली चरित्र और रिश्तों के बारे में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।